हमने पद पढ़े थे, फिर हमने लैंगिक अंग पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर हमने क्या पढ़ा, अरे बेटा वृषण पढ़े, सर नर जनन तंत्र लगाया था आपने, ठीक है। और वृषण में हमने देखा था बेटा कि क्या होता है, वृषण पहले उदर गुहा में बनते हैं, फिर ऊपर के कहाँ आते हैं, अगर नहीं आते तो इसे क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। फिर हमने और क्या पढ़ा था आगे, उसके बाद क्या पढ़ा, वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, ठीक है। वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बताना, क्या क्या पढ़ा सर। वृषण के अंदर प्रत्येक वृषण में अगर हम अंदर से देखें काट के, तो प्रत्येक वृषण में लगभग 250, बिल्कुल 250 क्या होते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वृषणीय पिंडक, ठीक है बेटा। वृषणीय पिंडक होता है जिनके अंदर प्रत्येक के अंदर सर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। क्या होती है बेटा, फिर हम आगे बढ़े सर। जो शुक्र जनन नलिका होती है ना, इनके बाद जो क्षेत्र होता है इसे अंतरालीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अंतरालीय अवकाश में सर 2-3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली तो सर अंतराली कोशिकाएं होती है, जिन्हें हिंदी में इंग्लिश में लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है बेटा, लीडिंग कोशिकाएं नर जनन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण व स्रावन करती है। सही कहा मैंने, ठीक है। अच्छा, इनको निर्माण व स्रावन करने के लिए आदेश कौन देता है, वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन आता है, वेरी गुड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। क्या बात है यार, बढ़ गया मतलब। नहीं, फिर आगे क्या था बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा कि अंतरालीय अवकाश में लीडिंग कोशिकाओं के अलावा रक्तवाहिनियां भी होती हैं और एक प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है कि बाई चांस कोई बैक्टीरिया वगैरह पहुंच गया तो उसका क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ना उसको, तो ये काम वो करती है, ठीक है बेटा, प्रतिरक्षा, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े सर। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटाटेस्टिस में खुलती है। सर रेटाटेस्टिस क्या होता है, तो वृषण के अंदर पाया जाने वाला जो नलिकाओं का जाल होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेटाटेस्टिस। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटाटेस्टिस में किसके माध्यम से खुलती है, ट्यूब्यूलाइ रेक्टाई। याद आया, पतली पतली नलिकाएं थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये रेटाटेस्टिस किससे जुड़ी रहती है बेटा, एपिडिडाइमिस से। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, वासा एफ्रेंसिया। कौन करता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र अपवाहक नलिकाएं। क्या कहते हैं, ठीक है, शुक्र अपवाहक नलिकाएं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर सीलिया पाया जाता है। बात कीजिए अपन ने जो शुक्राणुओं को धकेलने का काम करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्या, एपिडिडाइमिस। सर एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो एपिडिडाइमिस वृषण से जुड़ी हुई एक नलिका होती है जो बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण के ऊपर जुड़ी हुई। हरी बात समझ में, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, लगभग 6 मीटर की नली होती है। कितनी होती है, बताया था ना, लगभग 18 फीट। 6 मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करें तो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो फिर अपन ने देखा कि ये जो एपिडिडाइमिस है, ये शुक्राणु वाहिनी के अंदर या शुक्र वाहिनी के अंदर या शुक्र वाहिनी के रूप में कहा चली जाती है, उधर गुहा में चली जाती है। बोलो क्लियर है, यहीं तक पढ़ा था ना, यहीं तक पढ़ा था। फिर मैंने कहा था अपन आगे बढ़ते हैं, हरी बात समझ में। तो उसके आगे के लिए अपन ये डायग्राम बनाएंगे, पहले अच्छे से समझ लो, हरी बात समझ में, ठीक है भाई। कल वाली जो क्लास थी, उस क्लास में अपन ने मतलब जो देख लो कि यहाँ से काट देना तो इसके अंदर की संरचना पड़ी थी। अब इससे जो जुड़ी हुई संरचना है वो पढ़ रहे हैं, हरी बात समझ में। देखो बेटा, अब एक एक अपन नाम लिखते जाएंगे। ये तो आपको पता है, प्रश्न है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो बेटा ये जो दिख रही है नलिका है, ये भी आपको पता है क्या है, वासा एफ्रेंसिया, शुक्र अपवाहक नलिकाएं। तो लिख दूं क्या, वासा एफ्रेंसिया। हाँ आजा, पूछना नहीं होता है, आजा ना सीधा, नहीं वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। अच्छा, वासा एफ्रेंसिया के ऊपर ये जो कुंडली नलिका नजर आ रही है ना, क्या है ये, अभी नाम बताया सर, ये अधिवृषण है, इंग्लिश में कहे तो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। आ जाओ ऊपर। फिर ये क्या है, ये क्या है, ये वाली नलिका बताओ, वास डिफरेंस, और हिंदी में कहूँ तो बेटा शुक्र वाहिनी। अरे बात समझ में, तो इंग्लिश में तो इसे अपन क्या कहते थे, वास डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन आ गए तो ये ऊपर वाली संरचना कौन सी नजर आ रही है, वेरी गुड,
मूत्र मार्ग नहीं है, मूत्राशय है। क्या है ये? यहाँ पे जो मूत्र की थैली होती है ना, 11th में पढ़ा था ना भाई, नहीं पढ़ा था? उत्सर्जन तंत्र है, ये दोनों नलियां आ रही है सर, कहाँ से आ रही है? किडनी के अंदर से। कहाँ से आ रही है? किडनी के अंदर से। क्या कौन है ये? मूत्र वाहिनी। हरी बात समझ में? ठीक है, ये यहाँ पे क्या लाती है? मूत्र। और मूत्र जहाँ इकट्ठा होता है यूरिन, जिसे अपन यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। तो इसका नाम लिख देते, चलो लिख देते, मूत्राशय है। ओके, आशय का मतलब बताओ ना तुमको। आशय का मतलब एक खाली जगह है, और मूत्राशय मतलब जिसके अंदर मूत्र भरा होता है। हरी बात, थैलीनुमा संरचना। आशय का मतलब क्या होता है? थैली। इसीलिए जितने भी ज्यादातर थैलीनुमा संरचना होती है हमारे शरीर के अंदर, उन सबके नाम के पीछे क्या लगता है? आशय। जैसे मूत्राशय, पित्ताशय, आमाशय, याद आ रहा है? शुक्राशय। नहीं, देखो जरा। अच्छा, अब ये जो मास डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी, बेटा ये क्या करती है आगे जाके? अच्छा, यहाँ उदर गुहा में आ गई। अच्छा, ये कहाँ की? स्क्रोटम के अंदर, वृषण कोष के अंदर। वृषण कोष से ये नलिका ऊपर आती है, और ऊपर ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है? उदर गुहा में। उदर गुहा में जाके जहां पर ये मूत्र मार्ग से जुड़ती है, उससे पहले थोड़ी सी ये फूल जाती है, और किसी भी नलिका का जो फूला हुआ भाग है उसे एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाम याद रखना, क्योंकि यही नाम मादा जनन तंत्र के अंदर भी आने वाला है। आरी बात समझ में? ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? एम्प्यूला। अगर मैं शुद्ध हिंदी में एम्प्यूला बताऊं तो इसको हिंदी में कुंभिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का एक ग्रंथि नजर आ रही है, एक बार मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, सुनना। अपन ने जब नर जनन तंत्र स्टार्ट किया था, तो मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें 4 पार्ट किए थे। याद आया कुछ? पहला पार्ट क्या था? अरे प्राथमिक जनन अंग। यार गजब कर रहे हो तुम यार। क्या था? प्राथमिक जनन अंग। क्या था प्राथमिक जनन? वृषण। फिर क्या थी? सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी थी सर? एक तो अंदर रेटोटेस्टिस, ये कौन सी है? वास, वासा एपरेंशिया, फिर ये एपिडिडाइमिस, एंड देन वास डिफरेंस। 4 ही होती है। हालांकि अभी आगे बताऊंगा एक स्प्लन वाइडिंग बनती है, वो भी बेटा एक सहायक नलिका ही है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्योंकि हमको कितने दे रखी है, तो हम भी कितने ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, तो ये 4 तो होगी क्या? नलियां। फिर तीसरा पार्ट सहायक ग्रंथियां। याद आया? अच्छा, जो सहायक ग्रंथियां है ना, वो कितनी थी? 3 प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय। शुक्राशय क्या थी? शुक्राशय 3। ठीक है, और फिर कौन सा था? बाह्य लैंगिक अंग, शिश्न, पेनिस के हैं इंग्लिश में। हरी बात समझ में? चलो आओ इधर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऊपर ब्लू कलर का, ये है बेटा आपके शुक्राशय। क्या है ये? इसको इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हो गया आपका शुक्राशय। और शुक्राशय के नीचे एक गेंदनुमा ग्रंथि होती है। गेंदनुमा इसके चारों की गोल होती है, और ये जो बेटा बीच में जो निकल रहा है ना, ये इसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग नहीं रहा है? हाँ, क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये मूत्र को बाहर लाने का काम करता है। ठीक है, और इसके पीछे का तो अपन 11 में बहुत अच्छे से पढ़ी चुके हैं कि यहाँ अवरोधनी होती है। ठीक है, एक बार की साइड में और अवरोधनी होती है, सॉरी मूत्र मार्ग अवरोधनी। क्या होती है? मूत्र मार्ग अवरोधनी। अरे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते थोड़ा। ये जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग के जैसे ये मूत्र मार्ग निकल रहा है ना बेटा, तो ऊपर के साइड में एक ऐसे गोल गेंदनुमा पूरी तरह इसको चारों तरफ से घेरे हुए एक ग्रंथि होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं बेटा? और मैंने आपको बताया भी है कि नर में जो सबसे ज्यादा अगर लैंगिक भाग से कोई कैंसर होता है, तो वो इसी ग्रंथि का कैंसर होता है, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो ये कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। बिल्कुल, अंग्रेजी में कहे तो प्रोस्टेट ग्लैंड। अरे बात समझ में? अब इसके बाद आपको ये लाल लाल दिख रही थी, तो छोटी छोटी ग्रंथियां, बिल्कुल समझ गए। अब तो एक ही तो बची है सर, क्या है ये? कॉपर ग्लैंड। और इसका एक नाम और होता है, कौन सा होता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कल बताया था शायद, है ना? बल्बो यूरिथ्रल। तो ये तो किसकी बात हुई? अच्छा, एक चीज और बच गई,
बोलो, ये बच गया ना सर? ये क्या है? मैंने कहा अब तो एक ही तो चीज बची है पूरे चार्ट में, क्या? पेनिस। अरे बात समझ में? तो ये क्या है बेटा? ये बाह्य जनन अंग है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? सेस्न। अरे बात समझ में? क्या कहते हैं इसको? सेस्न। ठीक है, तो नर का जो बाह्य जनन अंग है वो क्या है बेटा? सिस्न है। अरे बात समझ में? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु बन के इस मार्ग से होते हुए आगे बढ़ते 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 कहाँ आएंगे? एम्पुला। और एम्पुला में आएंगे तो यहाँ पे फिर इनका ओपनिंग कहाँ होती है, या इनको डाला कहाँ जाएगा? तो मूत्र मार्ग में डाला जाएगा, इसी से तो बाहर निकलेंगे। अरे भाई ये मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग के शीर्ष पर, मतलब पेनिस के शीर्ष पर एक ओपनिंग होती है, छिद्र होता है, जिससे कौन निकलेंगे? शुक्राणु। अच्छा, मूत्र कहाँ से निकलता है? वो भी तो सर यहीं से निकलेगा, है ना? खास बात शायद मैंने पहले भी बताई होगी। ठीक है, हाँ। क्या होता है खास बात? कि बेटा नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए इसे केवल मूत्र मार्ग नहीं कहकर मूत्र जनन मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मूत्र जनन मार्ग। क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल पॉपुलेशन करते हैं तो सेक्सुअल पॉपुलेशन के टाइम पे वीर्य भी यहीं से निकलता है, और जब मूत्रण की प्रक्रिया की जाती है ना, मिक्सचुरेशन, तो मूत्र भी इसी मार्ग से निकलता है। अरे बात समझ में? ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों का कार्य करती है, इसीलिए बेटा इसको अपन क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग भी कह दिया जाता है, या मूत्र जनन मार्ग भी कह दिया जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? है ना? लेडीज में ऐसा नहीं होता है, फीमेल के अंदर मूत्र मार्ग अलग होता है और जनन मार्ग अलग होता है, जो आप कहाँ आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। भाई अभी अपन नर का पढ़ रहे तो फिर मादा का पढ़ेंगे। अरे बात समझ में आता है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये चीज क्या है? अच्छा, पेनिस के बारे में अपन आगे जाके अलग से टॉपिक और पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसकी सारी संरचना के बारे में आपको समझा दूंगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? भाई सारे के सारे लैंगिक पार्ट इसके अंदर आ गए, नर के प्राथमिक भी आ गए, और सहायक नलिकाएं भी आ गई, और सहायक ग्रंथियां भी आ गई, और बाह्य जनन भी आ गया। बोलो क्लियर है? तो पूरी संरचना कंप्लीट है। अब आते हैं अपन इनके काम पे। अच्छा, काम से पहले मैं एक तगड़ी चीज और समझाता हूँ तुमको, जो पहले नीट में भी पूछी गई थी, हरी भाषा में, और कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कि जो शुक्राणु वृषण में बन रहे हैं, वो जब निकल के बाहर आते हैं वीर्य के माध्यम से, तो उनके निकलने का मार्ग क्या होता है? हरी भाषा में, ठीक है। अब अगर अपन मार्ग की बात करें तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले कहाँ बने हो? वृषण में। वृषण में मतलब उनका निर्माण कहाँ हुआ बेटा? उनका निर्माण हुआ सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। याद आ गया? शुक्र जनन नलिकाओं में कल पड़ी थी। अरे बात समझ में? अच्छा, यहाँ से बनने के बाद वो कहाँ जाएंगे? रेटेटेस्टिस में। कहाँ जाएंगे बेटा? रेटेटेस्टिस। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, रेटेटेस्टिस से फिर कहाँ जाएंगे? वासा एफ्रेंसिया। याद आया? वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद फिर वो कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस। वेरी गुड। कहाँ जाएंगे बेटा? एपिडिडाइमिस। मैंने यहाँ एक गड़बड़ कर दी यार, तुम लोग बोले नहीं रहे। कोई बात नहीं, हो जाता है। एपिडी बोला तो सही था ना? ओके, तो ये एपिडिडाइमिस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी या शुक्र नली। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके क्या? वास डिफरेंस। इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस से एम्पुला। एक्चुअल में एम्पुला नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा एम्पुला जो है ना, वो वास डिफरेंस का ही भाग है ना, शुक्र वाहिनी का ही भाग है, सबसे लास्ट वाला जो खुला हुआ होता है, तो इसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या आएगा? हाँ, फिर सुनना यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनिए कि ये जो आपकी वास डिफरेंस है, ये यहाँ जब ओपन हो रही है तो इसके साथ शुक्राशय भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब बेटा शुक्राशय और वास डिफरेंस दोनों की ओपनिंग आगे जाके एक ही होती है। इससे पहले दोनों नलिकाएं मिल जाती है, और नलिकाएं मिलकर आगे एक ही नलिका के रूप में कहाँ खुलती है बेटा? मूत्र मार्ग में। और जिस नलिका के रूप में ये मूत्र मार्ग में खुलती है, उस नलिका को अपन नाम देते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहा जाता है बेटा इसे? स्खलन वाहिनी। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ऐसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगी? स्खलन वाहिनी। अरे भाई वीर्य का स्खलन होता है ना, बाहर निकलता है,
ठीक है। वीर्य का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे स्खलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्खलन। तो यहाँ से गिरेगा इसके अंदर, तो इसीलिए इस नलिका को क्या कर दिया जाता है? स्खलन वाहिनी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मास डिफरेंस के बाद जो अगला मार्ग आने वाला है किसका? शुक्राणु का, वो क्या आ जाएगा बेटा? स्खलन वाहिनी। क्या हो जाएगा? स्खलन वाहिनी। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? जो पढ़ाया इससे पहले उसी से तो रिलेटेड है, क्लियर है ना? चलो, स्खलन वाहिनी के बाद क्या आएगा? मूत्र मार्ग। यार या अपन ये भी तो कह सकते हैं कि मूत्र जनन मार्ग, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अपन यहाँ क्या लिख देते हैं बेटा? मूत्र जनन मार्ग, ठीक है। मूत्र जनन मार्ग क्यों कहा अभी समझाया आपको, हरी बात समझे। और यहाँ से फिर शुक्राणु कहाँ जाएंगे? बाहर, हरी बात समझ में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा ऑप्शनल आते 12th बोर्ड में भी आ जाए, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं का मार्ग क्या होता है। तो सर अच्छा, वो जब मार्ग आपसे पूछेंगे ना, तो इनकी जगह ही सब उतर के देंगे, नाम सारे देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नाम नहीं देंगे, नाम सारे होंगे, लेकिन बेटा इसको उठा के इधर रख दिया, उसको उठा के इधर रख दिया, ऐसा करेंगे। तो आपको एकदम सीक्वेंस, क्रम एकदम क्लियरली याद होना चाहिए। किसका क्रम बेटा? कि शुक्राणु किस मार्ग से होकर जा रहा है। सबसे पहले शुक्राणु बने कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। वहां से बनने के बाद वो कहाँ गए? रेडा टेस्टिस में, फिर वासा एफरेंसिया, फिर स्खलन वाहिनी, फिर वेरी गुड, और फिर कहाँ जाएंगे? तो याद हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। तो ये डायग्राम अपन ने क्लियरली सुने। अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाहिकाओं के बारे में तो हमको पता चली गया कि बेटा वाहिकाएं क्या होती है, तो ये सारी नलियां होती है जो शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। आ रही बात समझ में? तो अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो अपन एक एक करके ग्रंथि पढ़ते हैं। आप एक काम करो, क्योंकि मेरे को उनके कार्य लिखवाने पड़ेंगे, आ रही बात समझ में? अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ और ये क्रम भी लिख लेना। ये किसका क्रम है बेटा? या टॉपिक लगा लेना, शुक्राणु मार्ग, है ना, या हाँ ये लिख लेना, तो शुक्राणु का मार्ग। किसका मार्ग है बेटा? ये शुक्राणु का मार्ग। और फटाफट डायग्राम बना लो, फिर अपन तीनों ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो आओ, हाँ अब एक काम करते हैं, अपन एक एक ग्रंथि पढ़ते हैं। उसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए यार, तो मैं आधा डायग्राम बिठा रहा हूँ, हमारी बात समझ में? अच्छा, ग्रंथियां पढ़ने से पहले आप एक काम करो, इसके नीचे 2 पॉइंट और लिखो, 2 पॉइंट और क्या लिखना बेटा? एक तो अपने को स्खलन वाहिनी के बारे में लिखना है, हाँ टॉपिक वही चल रहा है, नया टॉपिक लगाने नहीं, जो अपन ने नर जनन तंत्र लगाया बेटा वही चल रहा है, हमारी बात समझ में? एक काम करो, क्या काम करोगे? सबसे पहली बात तो ये लिखो, सबसे पहली बात शुक्र वाहिनी, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे थे ना बेटा, शुक्र वाहिनी व शुक्राशय की नलिका। तुम समझ गए होंगे मैं क्या पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो पहले नहीं लिखा है बाकी रह गए वही। शुक्र वाहिनी व शुक्राशय की नलिका मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्र वाहिनी व शुक्राशय की नलिका मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है, आया दिमाग में? मास्टर जी आपने मूत्र जनन मार्ग क्यों नहीं लिखवाया भाई? अब लिख लो, एक काम करो, लिखना नर में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग, नर में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं। नर में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग भी कहते हैं। इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग भी कहते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे,
बाकी सब अपन पहले लिख चुके हैं, इनके बारे में एपिडाइमिस क्या होती है, ये नलिका क्या होती है, ठीक है। तो आगे का आ गया। अब लगाओ टॉपिक, अब लगाओ टॉपिक, लिखना सहायक जनन ग्रंथियां। क्या लगाने वाले हैं? सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें पहला लगाओ बेटा शुक्राशय। पहला क्या लगाएंगे? शुक्राशय। और अगर लगा लिया हो तो फिर सुनने लग जाओ। लगा लिया टॉपिक? अच्छा, कितनी होती है ग्रंथियां? सर अभी तो बात की 3 बना रखी है आपने, नहीं तो 3 ही होगी, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। और जब टॉपिक लगा लिया हो तो हम पहला काम क्या करते हैं बताइए आपको? क्या करते हैं? अरे समझते हैं, साला ऐसे मुंडा क्या देख रहे हो, पहली बार तो पूछा क्या मैंने? नहीं, शुक्राशय। आशय क्यों कहते हो? तो अभी मैंने बता दिया, थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय क्यों बेटा? शुक्राणु यहाँ स्टोर नहीं होते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एपिडाइमिस है इसमें शुक्राणु का संचय होता है और क्रियात्मक परिपक्वन होता है। याद आया? याद आया? इस शुक्राशय का काम दूसरा है बेटा। शुक्राशय का जो काम है ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नर के इजेकुलेशन के समय, स्खलन के समय, है ना, जिसमें से जो वीर्य बाहर निकलता है, क्या वो विशुद्ध रूप से शुक्राणु होते हैं? क्या नहीं होते ना। उसके साथ दूसरा भाग भी तो होता है, ठीक है। तो ये दूसरा भाग भी तो बनाना पड़ेगा। ये बनाने का काम कौन करेगी? ये तीनों ग्रंथियां। इसका मतलब वृषण केवल और केवल क्या करते हैं बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बाकी जो शुक्राणु के अलावा वीर्य के अंदर दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो कौन बनाएगी? ये तीनों ग्रंथियां। तो अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं शुक्राशय की, तो शुक्राशय जो होता है ना, ये सारी लिक्विड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? सारी द्रव का, ठीक है। इसका मतलब जो वीर्य होगा उस वीर्य का माध्यम भी क्या होगा बेटा? समझ में आ रही बात? अच्छा, मूत्र का माध्यम कैसा होता है? मूत्र क्षारीय होता है? गजब कर रहे हो यार। मूत्र अम्लीय होता है। मतलब यार अभी कल परसों तो मैंने बताया नहीं, कल बताया था ना, ठीक है। तो मूत्र कैसा होता है? अम्लीय। और वीर्य कैसा होता है? इसका मतलब इसका माध्यम चेंज होगा, और वो चेंज करेगा कौन? अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अरे बात समझ में? सबसे पहले तो काम की बात आ जाते हैं तुरंत। जो शुक्राशय है ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। कितना बनाता है बेटा? 60 to 70%। अरे बात समझ में? 70%। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वीर्य का मुख्य भाग किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वृषण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शुक्राशय। अरे बात समझ में? तो वीर्य का कितना भाग ये बना रहा है? 60 से 70% भाग। अगर अपन इसके अंदर क्या क्या होता है उसकी बात करें तो बेटा इसके अंदर जो पहली चीज होती है वो होती है फ्रक्टोज शर्करा। क्या होती है? फ्रक्टोज शुगर। अच्छा, हमारी जो कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाएं, वो ऊर्जा के लिए किसे काम में लेती है? ग्लूकोज को। हमारी बात समझ में? ऐसी कोई कोशिका है क्या जो ग्लूकोज के अलावा किसी को काम में ले? नहीं ना। पर आज आपको पता चलेगा, है ना, ठीक है। क्या होता है कि सार शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु वो ऊर्जा के लिए, भाई ऊर्जा तो चाहिए, वो गति करेगा ना पूछ के द्वारा। इससे पहले शुक्राणु के बारे में सुना तो है ही कि शुक्राणु में एक सेट भाग होता है, एक पूछ होती है, ठीक है। तो पूछ से गति करता है। अगर वो गति कर रहा है तो ऊर्जा नहीं चाहिए, और अगर ऊर्जा चाहिए तो कहीं ना कहीं से शर्करा तो चाहिए ना, क्योंकि हमको ऊर्जा तो शर्करा से ही तो मिलती है भाई। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शर्करा ही तो है। अच्छा, हमारी जो जितनी भी कोशिकाएं है ना बेटा, वो सारी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज काम में लेती है, लेकिन पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी कोशिका है शुक्राणु जो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज काम में नहीं लेती है। क्या? शुक्राणु का 10 साल हम विशिष्ट प्राणी है, सॉरी हम विशिष्ट कोशिका है, और वैसे भी विशिष्ट होती है। अरे यार गुणित होता है यार, ये हरी बात समझ। शुक्राणु का है साला हम वीआईपी पर्सन, हमारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, जो सब खाते वो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो फिर भगवान ने कहा भाई शांति रख, तेरे लिए अलग कुछ बनाएंगे। और वो क्या बनाया गया अपनी बॉडी के द्वारा? फ्रक्टोज। क्या बनाया गया? इसका मतलब आज से खोपड़ी में फिट कर लेना, है ना, कि शुक्राणु ऊर्जा के लिए क्या काम में लेते हैं? फ्रक्टोज। क्या काम में लेते हैं? कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों क्यों पूछा जाता है? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि हमारे खोपड़ी में एक ही चीज फिट रहती है, क्या? कि हमारी कोशिकाएं तो ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज काम में लेती है, ठीक है। तो जैसे ही प्रश्न आता है कि शुक्राणु ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं,
और अपन ऑप्शन में तुरंत हैंड टू हैंड दूसरा कोई देखते ही नहीं है, अपन एक ही चीज ढूंढते हैं, ग्लूकोज का है और वो टिका गया जाता है, और वो गलत है। समझ में आया ना? तो ऊर्जा के लिए क्या काम में लेता है बेटा ये फ्रक्टोज। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और मैंने आपको शायद बताया होगा, नहीं बताया, याद दिला देता हूँ भाई, इसका एक बहुत तगड़ा यूज है। अच्छा, क्या महिला में फ्रक्टोज कहीं पे भी होगी क्या? भाई महिला में तो स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है, तो फीमेल में तो फ्रक्टोज का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब सर फीमेल में एक भी ऐसी कोशिका नहीं है जो फ्रक्टोज काम में ले। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कभी कभी क्या आजकल तो होते ही रहते हैं, आपको पता है, ठीक है, कोई महिला गई है ना किसके पास, पुलिस के पास, कि सर मेरा रेप हो गया है, क्या हो गया है, रेप हो गया है या बलात्कार हो गया है, तो फिर पुलिस वाले ऐसे ही तो उस पर दर्ज नहीं करेंगे एफआईआर, ठीक है, वो कहेंगे भाई सबूत चाहिए, ठीक है, और सबूत के लिए क्या करवाया जाता है, बिल्कुल आपको पता है मेडिकल टेस्टिंग, और उस मेडिकल टेस्टिंग में क्या करवाया जाता है, ध्यान से सुनना भाई, अगर उस महिला का या उस लड़की का रेप हुआ है, जो वहां पे जाके कह रही है कि मेरा रेप हुआ है, केस दर्ज करो, हरी बात समझ में? तो अगर उसका रेप हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है कि उसकी योनि के अंदर, उसकी वेजाइना के अंदर या जनन मार्ग के अंदर क्या पड़ा रहेगा, फ्रक्टोज, क्योंकि भाई रेप हुआ है तो वीर्य जाएगा, और अगर वीर्य गया है तो कौन सी शर्करा होगी वहां, फ्रक्टोज। बेटा लेबोरेटरी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इस फ्रक्टोज से अभिक्रिया करके रंग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? मैंने आपको कितनी बार कहा कि बेटा जब मैं समझा रहा होता हूँ तब ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और साला सर हमारे खून में ही यही है, तीसरा अवस्था है ना सर, उम्र ही ऐसी है नहीं कि ध्यान कहीं ना कहीं से सर भटक ही जाएगा, नहीं चलो इधर आओ। तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग करनी है, कि ये कह रही है कि इसका रेप हुआ है, तो सही कह रही है नहीं कह रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा बेटा, वो केमिकल लेगा जो फ्रक्टोज के साथ क्रिया करके रंग दर्शाता है, और उस केमिकल को उस फीमेल की योनि में डालेगा। इससे क्या होगा, अगर वहां कलर आ गया दैट मींस वहां पे फ्रक्टोज है, और अगर फ्रक्टोज है तो उसका रेप होगा, और अगर कलर नहीं आया तो फिर तो भाई साहब उस महिला के साथ गलत होगा। क्या कि तुम मानहानि जानते हो ना? कुल मिला के 100 बातों की एक बात है कि जब भी कोई फीमेल जाके आर्गुमेंट करती है कि तेरा रेप हुआ है, तो उसकी जो सबसे पहले टेस्टिंग होती है जिसको मेडिकल टेस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो किसके आधार पर होती है, फ्रक्टोज के आधार पर। हरी बात समझ में? ये आपको पता होना चाहिए, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो शुक्राणु के लिए ऊर्जा का काम कौन करती है, फ्रक्टोज, और मेडिकल में टेस्टिंग किससे किया जाता है, फ्रक्टोज से, किसके लिए, रेप केस के लिए, ठीक है। आओ, शुगर इसमें फ्रक्टोज होती है, इसके अलावा एक तगड़ी चीज और होती है, 2-3 चीजें होती है, मैं सब बताऊंगा आगे। दूसरा जो इसमें केमिकल होता है, दूसरा जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, क्या कहते हैं उसे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या होता है अभी समझाऊंगा, देखना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या होता है समझना मेरी बात। बेटा शुक्राणु इतने छोटे होते हैं कि आपको नजर भी नहीं आते, सारी बात समझ में, और नजर नहीं आते हैं तो अगर अपन मादा जनन तंत्र की बात करें तो बेटा मादा जनन तंत्र में ये होता है गर्भाशय, और ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये क्या होती है, योनि, और इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे अंडाशय होते हैं, ठीक है, और यहाँ से अंडा आता है, और इस जगह पे आकर सुनना, इस जगह पे आकर क्या होता है, निषेचन, क्या होता है, जो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे शुक्राणु को डाला गया है तो बेटा उस शुक्राणु को गति करते 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 कहाँ पहुंचना पड़ेगा, अंडाणु तक पहुंचना पड़ेगा, अरे तभी तो निषेचन होगा। और बेटा अकेले शुक्राणु के पास इतनी क्षमता नहीं होती है या इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, हरी बात समझ में? इसका मतलब शुक्राणु को यहाँ से गर्भाशय के मुहाने से, हरी बात समझ में, जिसको सर्विक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु तक पहुंचाने के लिए केवल अकेला शुक्राणु भाग के नहीं जा सकता है, उसको वहां तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, मादा जनन मार्ग, कौन पहुंचाता है बेटा, मादा जनन मार्ग, है ना। अरे बात समझे, जैसे ही शुक्राणु यहाँ गिरते हैं, शुक्राणु का मतलब वीर्य गिरता है, अरे बात समझ में, इस वीर्य के अंदर ये केमिकल होता है, क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है कि जो मादा जनन मार्ग होता है इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, क्या करने का काम करता है बेटा, सक्रिय करने का काम। किसके लिए सक्रिय, ये बेटा मादा का जो जनन मार्ग है, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब, इनमें संकुचन पैदा करता है, क्या करता है बेटा, संकुचन पैदा। क्यों, क्योंकि अकेला शुक्राणु भाग के नहीं जा सकता है,
शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग के अंदर खींचा जाता है। किसके लिए? निषेचन के लिए। अरे भाई, जब शुक्राणु वहां पहुंच रहा है तो अल्टीमेटली काम क्या करना है? जनन, है ना। तो जनन करना है तो जनन के लिए शुक्राणु और अंडाणु को तो मिलाना पड़ेगा ना, और मिलाना पड़ेगा तो बेचारे शुक्राणु में तो इतनी ऊर्जा ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ से दौड़ के यहाँ आएगा और वापस गिर जाएगा, मर जाएगा, निषेचन हो ही नहीं पाएगा। हरी बात समझ में? तो ये निषेचन होना चाहिए। इसके लिए एक तो शुक्राणु खुद गति करेगा पूंछ के द्वारा, दूसरा जो मादा का जनन मार्ग है वो उसको खींचेगा ऊपर। कैसे खींचेगा? सुनना, इस प्रोस्टाग्लैंडिन से, ठीक है। जैसे ही वीर्य यहाँ गिरेगा उसके 10-15 मिनट बाद ये एक्टिवेट होता है एक्चुअली, है ना। पहले वीर्य को यहाँ जमा दिया जाता है, कौन जमाता है तो मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। अरे बात समझ, अभी तुम यहाँ ध्यान से, ये वीर्य यहाँ है, शुक्राणु है, एक तो शुक्राणु खुद पूंछ से गति करेगा, ठीक है। और दूसरा जो काम होगा ना बेटा, ये जो गर्भाशय की दीवार है इसमें पीछे से संकुचन पैदा होंगे, एक लहर पैदा होगी। उस लहर से क्या होगा कि जो एक तो शुक्राणु गति कर रहा है, एक दूसरा उसको खींचा जा रहा है, धकेला जा रहा है। किसके द्वारा? इन दीवारों के द्वारा। तो शुक्राणु में उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितनी ऊर्जा इसको यहाँ पहुंचने के लिए खर्च करनी है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इन बात समझ में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बेटा? क्या करता है? बिल्कुल, या अपन यूं कह सकते हैं कि मादा जनन मार्ग में संकुचन पैदा करता है, जिससे शुक्राणु की गति होती है। आरी बात समझ में? मतलब ये है कि अकेला शुक्राणु कुछ नहीं कर सकता है। आर्यन बात समझ में? उसके लिए किसको भी एक्टिवेट होना पड़ेगा? मादा जनन मार्ग। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, तो ये बात किसकी हुई बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन की। इसके बाद एक चीज और होती है, वो होती है बेटा सिट्रेट आयन। क्या होते हैं? सिट्रेट आयन। नाम सुना है कभी? नाम सुना है? अब तो सिट्रेट आयन नहीं, तो लिख लो सिट्रेट। ये क्या करता है अब बताता हूँ मैं आपको मेरी बात। जो वीर्य होता है ना, उसमें एक धातु बहुत आयात में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में वीर्य में जो धातु पाई जाती है वो कैल्शियम होती है। क्या होती है? कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम है ना, वो कैल्शियम कभी भी अकेली नहीं रहती है, वो किसी के साथ बाइंड होकर रहती है, बंध के रहती है, ठीक है। और वो किसके साथ बन के रहेंगे? सिट्रेट के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम किस अवस्था में पाई जाती है? Ca+2 या Ca++ भी लिखा जाता है। उम्मीद है समझ में आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर्य में निम्न में से कौन सी धातु होती है, और वहां लिखा होगा, देखा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। दिमाग में आता है यार, शरीर में तो सबसे ज्यादा आयरन होता है, तो साले आयरन टिका देंगे। नहीं, कौन सी धातु होती है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वीर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु होती है? कैल्शियम। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बता रहा हूँ, होती है यही है। हरी बात समझ में? क्या मुक्त रूप से पाई जाती है क्या? नहीं। ये किसके साथ बन के पाई जाएगी? सिट्रेट। नाम सुना है इससे पहले? सिट्रिक अम्ल। हालांकि मुंडिया यूं ही ला रहे हैं, यूं भी तो ला लिया करो कभी। नहीं, सिट्रिक अम्ल सुना है ना? किसमें होता है? नींबू में। हरी बात समझ में? क्या उसका सूत्र आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता? चलो पहले मैं वो सूत्र बताता हूँ। केमिस्ट्री का मास्टर भी तो है नहीं, इधर देखो, COOH CH2 CH2 और ये COOH। कितने हुए? 2। एक ये होता है COOH और ये OH। कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन। 6 कार्बन। 5 ही हुए क्या? गजब कर रहे हो यार। 5 तो बैकबोन में है, एक साइड में होता है। 6। हरी बात समझ में? अच्छा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर यहाँ से H+ हट जाए तो ये क्या बनाएगा? किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर H+ निकल जाता है तो उसके नाम के पीछे सर 8 लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? क्या था? सिट्रिक अम्ल। अब क्या लग गया? सिट्रेट। हरी बात समझ में? -2 और कैल्शियम +2। बताओ, दोनों बंद नहीं बनाएंगे? और जब बंद बनाएंगे तो साथ में रहेंगे। तो इस अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया? तो ये था एक्स्ट्रा। ओके। एक बात और होती है, एक बात और, अपन ने 11वीं में ब्लड पढ़ा है। आपको पता है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, स्पंदन के लिए उसमें प्रोटीन पाई जाती है। नाम याद है कुछ? 2 प्रोटीन होती है, एक तो होती है फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन नहीं होती यार। एल्बुमिन तो परासन दाब के लिए होती है यार। एक तो होती है फाइब्रिनोजन। बताओ दूसरी क्या होती है? ये पता है? प्रोथ्रोम्बिन। कहां से बोली है? बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम सही कहा।
अरे भाई दो ही तो प्रोटीन होती है ब्लड में स्कंदन के लिए जिम्मेदार, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। हरी बात समझ में? तो वो जो फाइब्रिनोजन है ना इसमें भी पाया जाएगा। हरी बात समझ में? तो अगली चीज क्या होती है इसमें? फाइब्रिनोजन। क्या होती है? फाइब्रिनोजन। और एक्चुअल में जो प्रोटीन होती है वो यहाँ एंजाइम के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? एंजाइम। तो इसको अपन क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन एंजाइम। बोलो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारे किसके काम है बेटा? शुक्राशय के। शुक्राशय वीर्य का कितना भाग बनाता है? 60 से 70%, मतलब मुख्य भाग यही बनाता है। तो एक काम करो फटाफट शुक्राशय को लिख के निपटाओ तुरंत। लगाया टॉपिक? लगाया टॉपिक? लिखना। जब टॉपिक लगा लिया तो सबसे पहली बात लिखो बोलो शुक्राशय का क्षारीय स्त्राव, क्षारीय समझिए बेसिक, शुक्राशय का क्षारीय स्त्राव वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है। वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है। वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है। कोष्टक में क्या लिखोगे बेटा? 60 से 70% भाग। कितना बनाता है ये? 60 से 70% भाग। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें। फिर सेकंड पॉइंट लिखना, इसके स्त्राव में फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा। दूसरा लिखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये लिख लो, ये लिखा हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर सिट्रेट, और सिट्रेट के साथ ये जरूर लिखना है कि ये कैल्शियम के साथ बन के पाया जाता है। कैल्शियम के साथ जो लिख लेना भले, ठीक है। और चाहो तो साइड में कहीं ये बना लेना ताकि आपको ये सिट्रेट आयन का पता चल जाए। हरी बात समझ में? ठीक है। और लास्ट ये लिख लो फाइब्रिनोजन एंजाइम, ये लिखा हुआ है। सिट्रेट किस काम के लिए होता है बेटा? कैल्शियम के साथ बनकर पाया जाता है। और फाइब्रिनोजन एंजाइम, हरी बात समझ में? ये फाइब्रिनोजन क्या करता है अभी थोड़ी देर बाद में लिखा था। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा दूसरा लिखो, इसके बाद बिल्कुल लिखना है। इसमें दो बातें आप लिख लेना। दो बातें कौन कौन सी? पहली बात तो ये है कि जो शुक्राणु है वो ऊर्जा के लिए कौन सी शर्करा काम में लेते हैं? हरी बात समझ में? फ्रक्टोज। और साइड में ये भी लिख लेना कि फ्रक्टोज शर्करा के आधार पर ही जो रेप की मेडिकल टेस्टिंग की जाती है। हरी बात समझ में? ठीक है, एक बात तो ये लिख लेना। दूसरी बात ये लिखना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये लिखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिखा हुआ है। मादा जनन मार्ग में संकुचन उत्पन्न करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मादा जनन मार्ग में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे वीर्य में शुक्राणुओं को गति मिलती है। जिससे वीर्य में शुक्राणुओं को क्या मिलती है बेटा? गति। किसके? या ब्रैकेट में ये जरूर लिखना कि मादा जनन मार्ग में, है ना? हाँ, जिससे वीर्य में शुक्राणुओं को गति मिलती है। क्वेश्चन में लिखना कहाँ पर? मादा जनन मार्ग के अंदर। हरी बात समझ में? ओके, तो ये बात किसकी हुई बेटा? शुक्राशय की। किसकी हुई? शुक्राशय। सेकंड लगाओ फटाफट। सेकंड लिखना प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। दूसरी बेटा आपके शुक्राशय हुई ना, अभी तो प्रोस्टेट नहीं हुई। लिखो दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। इसके बारे में लिखना, सबसे पहले तो इसके बारे में लिख लो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। लिखना यह एक गेंदनुमा बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है, पर इन दिनों में बात करें तो सबसे बड़ी यही होती है। यह एक गेंदनुमा बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि होती है
ओके, अब सुनना ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा, उसने कितना बनाया था, 60 से 70%। बेटा ये वीर्य का 30 से 40% भाग बनाती है, कितना, 30 से 40। अब अगर आप दोनों को जोड़ो तो साला 100% के लिए, अरे बात समझ रहे, अब सुनो, वीर्य का मुख्य भाग है तो अब तुम सोच रहे होंगे शुक्राणु होगा, शुक्राणु अंदर से भर के आ रहे हैं, जो शुक्राणु के अलावा एक्स्ट्रा चीज जो भी आती है बेटा उसमें। और अगर अपन बात करें तो शुक्राणु की मात्रा वैसे भी न के बराबर होती है, ठीक है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इधर आओ, 30 से 40% भाग बनाएगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो वही होगा कैल्शियम प्लस प्लस आयन, दूसरा और इसमें क्या होगा सर, फॉस्फेट आयन, क्या होंगे, फॉस्फेट आयन, ठीक है। ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा मुझे लग रहा है, पर बिल्कुल इसको थोड़ा शांत रखना, आगे की 1-2 क्लास में तुमको सब समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम क्या करेगा। समझ में आ रही बात, तो मैं वहां याद दिला दूंगा कि मैंने वो कैल्शियम वहां पे लिखवाया है, आ रही बात समझ में। अच्छा, इसके साथ इसमें कुछ स्कंदक आयन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्कंदक एंजाइम होते हैं, आयन, स्कंदक एंजाइम। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि स्कंदन का मतलब होता है जमाना, नाम सुना है स्कंदन, वो एगुलेशन, अरे दूध का, बिल्कुल रक्त स्कंदन, दूध का दही में बदलना, दूध का स्कंदन नहीं है क्या है, हरी बात समझ में। और अगर दूध फाड़ दिया आपने नींबू निचोड़ के, वो भी तो स्कंदन है, कि उसका प्रोटीन पूरा अलग हो जाएगा और पानी और शर्करा अलग हो जाएगी। पनीर जो बनाया जाता है ना बेटा, दूध का स्कंदन करके तो बनाया जाता है, इसका मतलब यह है कि किसी द्रव भाग का अर्ध ठोस में बदलना स्कंदन कहलाता है, अलग हो गया। समझ में आ रही बात, कि क्या काम करेगा, अभी आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो मैं समझा देता हूँ, एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक तो स्कंदक एंजाइम, एक अभी जस्ट पहले अपन ने कौन सा यहाँ पे पढ़ा था एंजाइम, अरे यार अभी नहीं बताया शुक्र से मैं, जो स्कंदन करने का काम करता है, अजब, वेरी गुड, मतलब इतने महान बालक हो आप जिनको 5 मिनट पहले बताया हुआ है नाम याद नहीं रहे, अभी भी याद नहीं आ रहा है। अभी मैंने जब शुक्राशय के अंदर लिखवाया तो मैंने एक एंजाइम लिखवाया, तो फिर क्या मैंने ये सब सुना ही नहीं दिया, मैंने पूछा तो यही नहीं कि अभी शुक्राशय का जो स्राव लिखवाया मैंने, उसके अंदर एक एंजाइम लिखवाया मैंने जो स्कंदन करता है। यार प्रेजेंट हो गया बेटा करो, स्कंदक एंजाइम और फाइब्रिनोजन एंजाइम दोनों मिलकर क्या करते हैं, अब समझाता हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मादा का जो जनन मार्ग है ना बेटा, इसमें संकुचन करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लेकिन वो संकुचन तुरंत नहीं करता है, अभी मैं बोला भी था 10-15 मिनट बाद करता है ना। अब 10-15 मिनट बाद करता है और आपने शुक्राणु को डाल दिए और उस शुक्राणु को अंदर जाके गति करेंगे, और जब गति करेंगे तो 10-15 मिनट तक अगर उनको कोई रोकने वाला नहीं मिला तो साले ऊपर जा जाके मर जाएंगे रास्ते में, हरी बात समझ में। तो ऐसा सिस्टम होता है कि 10-15 मिनट तक उनको रोकना होता है, और रोकने के लिए क्या करेगा, जो वो लिक्विड होगा ना उसको जमाना पड़ेगा। अगर लिक्विड जम गया, स्कंदन हो गया लिक्विड का, धीरे लिक्विड तो होता है, अगर उसका स्कंदन हो गया तो धीरे शुक्राणु गति नहीं कर पाए, हरी बात समझ में। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये स्कंदक एंजाइम और फाइब्रिनोजन एंजाइम दोनों मिलकर वीर्य का इस जगह पे स्कंदन करते हैं, अपनी भाषा में तो उसको जमा देते हैं, और वीर्य यहाँ जम के रुक जाता है, हरी बात समझ में। फिर जैसे इसमें संकुचन पैदा होता है, फिर उसको वापस गलाया जाता है, और उसको गलाने के लिए एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। क्या नाम होता है, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसिन का मतलब गलाना होता है, आगे बायोटेक्नोलॉजी में ये शब्द खूब काम आएगा, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा कि जब यहाँ संकुचन की लहर उत्पन्न होगी मादा जनन मार्ग में, तब यहाँ जो वीर्य जमा हुआ है ना क्या, उसका वापस लाइसिस कर देगा। आपने 11वीं में एंजाइम पढ़े हैं, मैंने बताया आपको नाम पर, लाइसिस का मतलब होता है गलाने वाला, तोड़ने वाला। तो यहाँ पे जो स्कंदित वीर्य पड़ा होगा ना, उसको ये एंजाइम क्या कर देगा, गला देगा, जिससे क्या होगा, फिर बाद में 10-15 मिनट बाद जैसे इधर संकुचन पैदा होंगे, इधर से शुक्राणु भी गति करने लग जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये किसके काम है, प्रोस्टेट ग्रंथि के, इसका मतलब शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों मिलके वीर्य का मुख्य भाग बना, यहाँ तक समझ में आया। लिखो इसके बारे में फटाफट, क्या लिखा अभी इसके बारे में बताना, केंद्रनुमा बड़ी ग्रंथि होती है। फिर लिखो लाइन छोड़ के, इसका स्त्राव
वीर्य का, इसका स्राव वीर्य का 30 से 40% भाग बनाता है। इसका स्राव वीर्य का 30 से 40% भाग बनाता है। फिर लिखो लाइन छोड़ के, 30 से 40% भाग बनाता है। इसके स्राव में ये लिख लो, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, स्कंदक एंजाइम व फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। इसके स्राव में कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, स्कंदक एंजाइम व फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम होते हैं। अबे यार एक तो तुम जवाब नहीं देते हो, साला ज्यादा हो जाए मेरे को बोल देना, मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलने लग जाऊंगा। बाकी आप देखना इस दिन मिलेगी आपको इतनी डिटेल्स। समझ आ रही बात? वहाँ कंपटीशन की तैयारी भी करवा रहा हूँ मैं, 12वीं की नहीं हो रही, समझ गए ना? और ज्यादा हैवी हो रहा हो तो बोल देना, फिर सिलेबस खींच लेंगे फिर अपन धनाधन फास्ट तरीके से। नहीं सर, हमारा तो सिलेबस ही करना है कि आप उसको याद करते हो। नहीं, चल आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसके बाद ये लिख लिया ना कि ये होता है। अगला पॉइंट लिखना, स्कंदक एंजाइम व फाइब्रिनोजन एंजाइम। स्कंदक एंजाइम व फाइब्रिनोजन समझ में आया कहां से आया? वो उसमें था शुक्रा से। ठीक है, स्कंदक एंजाइम व फाइब्रिनोजन एंजाइम मिलकर वीर्य को स्कंदित कर देते हैं। स्कंदन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियर है ना? दोनों मिलकर क्या करते थे बेटा? वीर्य का स्कंदन कर देते हैं, वीर्य को स्कंदित कर देते हैं। फिर लिखो आगे, स्कंदित कर देते हैं जिससे एक काम करो, इसमें चलो, जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाते हैं। जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाते हैं। बोलो क्लियर है? याद है? फिर लिखो अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखो, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। बेटा वही लिखवा रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया। हरी बात समझ में? फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम वीर्य को पुनः मतलब वापस तरल में बदलने का काम करता है। भाई वो दोनों तो क्या करेंगे? जमाएंगे, ये क्या करेगा? वापस उसको निकाल देगा, तरल में बदल देगा। हरी बात समझ में? तरल में बदलने का कार्य करता है। फिर लिखो लाइन छोड़ के, ठीक है, लाइन छोड़ के। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि शुक्राणुओं को वास्तव में गति कौन करवाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है। कौन करवाता है? क्यों? क्योंकि बेटा ये संकुचन नहीं होगा तो शुक्राणु आगे तक गति कर ही नहीं पाएंगे। तो एक बात ये भी लिख लो, शुक्राणुओं को गति प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है। अबे अरे ज्यादा हो रहा है क्या? एक चीज और पढ़ ले, बढ़िया शानदार, ताकि टॉपिक ही नहीं पड़ जाए पूरा। सुनना, एक चीज और लास्ट। बेटा आपको दिख रहा होगा एक ही चीज बची है, कॉपर ग्रंथि। लगाओ टॉपिक 3, कॉपर ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या नाम है बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ओके, लगा लिया? चलो भाई, सबका ध्यान इधर। एक तो तुम्हारे मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है कि तुम 12th क्लास के बच्चे, ठीक है, और जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो आप उसका जो स्पेलिंग है ना, एक एक चीज को देख के लिखोगे, CAUP। अरे यार एक बार में पढ़ के डायरेक्ट छापा करो ना। नहीं, मैं एग्जाम में तो बिना देखे लिखना है ना, तो उसके लिए अभी से ट्रेंड होना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको हिंदी में भी कॉपर ग्रंथि ही कहते हैं। आगे बात समझा? अब सुनना ध्यान से, सभी का ध्यान इधर। बेटा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 100% वीर्य तो वही हो गया, ये क्या करेगा? मैं बताऊँ आपको, ये वीर्य जब बाहर आएगा ना तो उसके लिए रास्ता तैयार है, समझना। इस कॉपर ग्रंथि का जो स्राव होता है, जो इसका सिक्रेशन होता है, वो एकदम चिकना ट्रांसपेरेंट द्रव होता है। चिकना ट्रांसपेरेंट द्रव मतलब पारदर्शी द्रव, पानी जैसा होता है लेकिन एकदम चिकना होता है, और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा?
क्षारीय प्रकृति का। तो ये दो काम करेगा ये चिकना द्रव। कहाँ से बन के आ रहा है? काउपर ग्रंथि से। पहला काम तो ये करेगा कि भाई साहब सामान्यतः तो इस मार्ग को अपन मूत्र मार्ग ही कह रहे हैं ना, इसका मतलब बार बार तो यहाँ से पेशाब निकल रहा है, वीर्य तो कभी निकलेगा, सारी बात समझ में। और जब बार बार पेशाब निकल रहा है तो इसका जो माध्यम है वो पेशाब की वजह से अम्लीय होगा, मूत्र की वजह से। कैसा होगा बेटा? अम्लीय। और इसी अम्लीय माध्यम में अगर आपने वीर्य डाल दिया तो भाई साहब शुक्राणु की मृत्यु हो जाएगी, नहीं होगी क्या? भाई शुक्राणु का माध्यम क्षारीय है और बार माध्यम अम्लीय है, अम्ल के एसिड के कांटेक्ट में आते ही शुक्राणु डर, फिर आपका वीर्य निकल के क्या कर लेगा? आर्यन बात समझ में। इसलिए पहले इस माध्यम को क्या किया जाता है? क्षारीय। और वो करने का काम कौन करेगा पता है? काउपर। इसीलिए काउपर ग्रंथि सबसे आगे होती है। जब वीर्य का बार स्खलन होता है उससे पहले, सबसे पहले है ना, जब सेक्सुअल पॉपुलेशन हो रहा होता है, लैंगिक संबंध बनाए जा रहे होते हैं, उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड पहला काम ये करता है कि जो मूत्र मार्ग है उसको अम्लीय से क्षारीय कर देगा। आरी बात समझ में, जिससे वीर्य में शुक्राणु की मृत्यु नहीं होगी। दूसरा काम और करता है, और दूसरा काम ये करता है बेटा कि जब सेक्सुअल पॉपुलेशन हो रहा है तो भाई साहब वहाँ लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये है लुब्रिकेंट का काम भी करेगा, इसलिए तो मैंने कहा एक ट्रांसपेरेंट चिकना द्रव होता है। सारी बात समझ में। तो जो काउपर ग्रंथि होती है इसका जो स्राव होता है वो पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है? क्षारीय और चिकना होता है। जो क्या काम करता है सर? दो काम करता है। पहला काम तो वो ये करता है कि ये जो माध्यम है इसको अम्लीय से क्षारीय में बदल देगा जिससे शुक्राणुओं की मृत्यु नहीं हो। दूसरा काम वो ये करेगा कि जब सेक्सुअल पॉपुलेशन हो रहा है, सेक्सुअल पॉपुलेशन आप जानते हो बहुत अच्छे से, आरी बात समझ में, उस टाइम पे लुब्रिकेंट का काम करेगा, स्नेहक का काम करेगा, इन दिनों कहो तो। आरी बात समझ में? तो लिख लें ये बात। और इसी के साथ सारी ग्रंथियां खत्म। तो क्या लगाया अभी? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि में पहली बात देखो फटाफट, पहली बात बोलूं, इसका स्त्राव क्षारीय होता है। इसका स्त्राव क्षारीय होता है जो 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 चिकना व पारदर्शी द्रव होता है। जो चिकना व पारदर्शी द्रव होता है। चिकना व पारदर्शी द्रव होता है। बोलो क्लियर है बेटा? फिर लिखो लाइन छोड़ के, फिर लिखो, यह द्रव दो कार्य करता है। हालांकि और भी करता होगा पर अपने दो ही है, ठीक है? दो कार्य करता है। पहला लिखो बेटा, पहला मूत्र जनन मार्ग को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलता है। ठीक है? मूत्र जनन मार्ग को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलता है। इसीलिए पहले ये द्रव आएगा यहाँ से काउपर ग्रंथि का, एंड देन उसके बाद में क्या आएगा बेटा? वीर्य आएगा। वीर्य पहले कभी नहीं आता है, पहले ये द्रव आएगा, पूरा ये माध्यम यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा। दूसरा काम बेटा लुब्रिकेंट का काम भी करेगा। दूसरा काम देखो, बोलो लिखो, संभोग के समय, संभोग जो मैं सेक्सुअल पॉपुलेशन बोल रहा हूँ ना अभी, उसको हिंदी में संभोग कहा जाता है। ठीक है बेटा? संभोग के समय स्नेहक का कार्य करता है। संभोग के समय स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक समझ गए बेटा? वही लुब्रिकेंट। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आया ना बढ़िया से? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और